तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एन साइन थीटा इक्वल टू कितना है, ए में। पहले इसमें जो है हम नॉर्मल का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एन इक्वल टू कितना होगा, ए में बाई साइन थीटा, और ए में बाई साइन थीटा होगा। अब क्या करेंगे हम कि इक्वेशन थर्ड जो है यहाँ पे, उसमें नॉर्मल की जगह पे ए चीज़ रख देंगे। तो स्मॉल एम जी माइनस एन की जगह पे लिखेंगे कैपिटल ए में बाई साइन थीटा इंटू ई नॉर्मल की जगह पे ए वाला रखें यहाँ पे, अब कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल एम इंटू बी। तो स्मॉल एम जी माइनस कैपिटल एम ए कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा इक्वल टू एम इंटू बी की जगह पे इक्वेशन 5 से कितना रख देंगे, ए टैन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल एम जी बराबर, इसको उधर ले जाओ, तो कैपिटल एम ए कॉट थीटा और प्लस एम ए टैन थीटा। यहाँ से कितना कॉमन है, ए कॉमन है, तो स्मॉल एम जी बराबर ए कॉमन लेंगे तो कैपिटल एम कॉट थीटा प्लस स्मॉल एम टैन थीटा। अब एक काम करो, ए का वैल्यू निकालना है हमको एक्सेलरेशन का, तो इसको डिवाइड कर दो। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया एम जी बाई कितना, एम जी बाई कैपिटल एम कॉट थीटा प्लस स्मॉल एम टैन थीटा। ये हो गया हमारा स्मॉल ए का वैल्यू। ठीक है, हमको एक्सेलरेशन निकालना था, तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन निकल गया। उसी तरह ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन निकालने के लिए बी इज इक्वल टू कितना है, ए टैन थीटा। तो इक्वेशन 5 से हम अगर चलेंगे, इक्वेशन 5 से, तो b इज इक्वल टू है ए टैन थीटा। बताओ ए की जगह पे कितना है, स्मॉल एम जी इंटू टैन थीटा बाई, ए की जगह पे इतना रख दिए इंटू टैन थीटा है ऊपर, बाई कैपिटल एम कॉट थीटा प्लस स्मॉल एम टैन थीटा। ये हो गया हमारा b का एक्सेलरेशन। ठीक है, a का एक्सेलरेशन और b का एक्सेलरेशन हमको पता चल गया। अब आया कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ए नॉर्मल रिएक्शन, ये कौन अप्लाई किया है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन था ये अप्लाई किया था कौन, देखो ऊपर वीडियो में बताए थे कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है एन, वो अप्लाई किया था ब्लॉक ए ब्लॉक बी के सरफेस पे। तो ब्लॉक ए जो है ब्लॉक बी के सरफेस जो नॉर्मल अप्लाई किया था वो था। तो हम नॉर्मल रिएक्शन अगर निकालना चाहते हैं एन, तो कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू कितना है, एम ए बाई साइन थीटा, कैपिटल एम ए बाई साइन थीटा है। तो कैपिटल एम ए बाई साइन थीटा है, तो बताओ कि कैपिटल एम व्हाट इज ए, ए इज व्हाट, ए इज स्मॉल एम जी बाई कैपिटल एम कॉट थीटा, कैपिटल एम कॉट थीटा प्लस स्मॉल एम टैन थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा को ऊपर लेंगे तो कितना बन जाएगा, कॉसेक थीटा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई हो गया, कौन किया, ये अप्लाई किया बी ए को और ए बी को, सेम नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, उसी तरह अगर हमको मान लो कि ये एन डैश निकालना है, N2 निकालना है, मान लो N2 निकालना है, N2, तो N2 इक्वल टू कितना होगा, एन कॉस थीटा प्लस एम जी। इक्वेशन सेकेंड से कितना है, इक्वेशन सेकेंड N2 इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस कैपिटल एम जी। तो बताओ कि n व्हाट इज n, n इज स्मॉल m कैपिटल M g cosec थीटा बाई m cot थीटा प्लस स्मॉल m tan थीटा इंटू, ये तो n की जगह पे लिखें, इंटू cos थीटा है, cos थीटा प्लस कैपिटल एम जी। तो बताओ कि यहाँ से इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो स्मॉल m कैपिटल एम जी और cosec थीटा इंटू cos थीटा cot थीटा बन जाएगा। तो स्मॉल m कैपिटल एम जी cot थीटा बाई कैपिटल एम कॉट थीटा प्लस स्मॉल एम टैन थीटा प्लस कितना, कैपिटल एम जी। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन कौन अप्लाई किया था, N2। N2 कौन सा नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया था, N2 अप्लाई किया ग्राउंड ने जो है ए पे नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया था, वो निकल गया। उसी तरह N1 निकाल सकते हो, N1 इक्वल टू एन साइन थीटा है, आराम से निकाल सकते हो, N1 इक्वल टू एन साइन थीटा। तो बताओ कि N1 इक्वल टू जो है कितना हो जाएगा, एन साइन थीटा है, तो N1 इक्वल टू एन साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 से चल गया। तो n व्हाट इज n, n इज कितना निकाले थे, n जो है कितना था, n था हमारा कैपिटल M स्मॉल m g cosec थीटा बाई कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल M g cosec थीटा बाई कैपिटल M cot थीटा प्लस स्मॉल m tan थीटा इंटू साइन थीटा।
अब बताओ कॉस थीटा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा कितना होता है 1, दोनों मिलके 1 बना लिया, तो हो गया हमारे पास कैपिटल स्मॉल एम कैपिटल एम जी बाई कैपिटल एम कॉट थीटा प्लस स्मॉल एम टेन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया N1। तीनों नॉर्मल जो है हम क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। तो यही सवाल था हमारा तीनों। हमारा पहला सवाल था एपीडी ड्रॉ करना इच ब्लॉक का, कर लिए। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ इच ब्लॉक, ये भी कर लिए। फाइंड नॉर्मल डायरेक्शन अप्लाइड बाय ग्राउंड ऑफ मास ब्लॉक, N2 निकाल ही लिए थे, सारा जो है निकाल लिए। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा वेज प्रॉब्लम, क्लियर हुआ, वेज कांस्टेंट। चलो आगे जो है हमारा टॉपिक, उसका नाम है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स देखो, सबसे पहला तो एक बात हमेशा याद रखना कि स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग ये जो है इट कैन पुल और पुश। ये पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है, बोथ। पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा पुल कब करेगा, पुश कब करेगा, इसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले ध्यान से देखो कि इसको समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। मान लो कि यहां पर एक दीवार है, ठीक है, दीवार, और इस दीवार के साथ एक स्प्रिंग को जो है ऐसे रखा गया है, ऐसे स्प्रिंग जो है ऐसे रखा गया है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट को। स्प्रिंग जो है अभी जो है इसका लेंथ L है और अभी नेचुरल लेंथ पे है। अभी कैसा है, नेचुरल लेंथ पे, स्प्रिंग का लेंथ L है, लेंथ कितना है L है, अभी नेचुरल लेंथ पे है। नेचुरल लेंथ पे है तो बताओ कि स्प्रिंग जो है किसी प्रकार का ना पुल करेगा ना पुश करेगा, ना पुल करेगा ना पुश करेगा, ना खींचेगा ना इसको कंप्रेस करेगा, नहीं इलोंगेट होगा। तो यहाँ पे जो पुल और पुश है वो दोनों का वैल्यू क्या होगा, 0 के बराबर होगा, नेचुरल लिंक पे रहेगा। तो अब हम किए क्या, समझना, आराम से समझना कि इस स्प्रिंग को थोड़ा सा हम खींच के इसका लेंथ बढ़ा दिए, x डिस्टेंस खींच दिए, इसका लेंथ जो है हम x डिस्टेंस क्या कर दिए, खींच दिए, ऐसे ले आए यहाँ पे। हम इसको जो है x डिस्टेंस आगे बढ़ा दिए, ठीक है, इसको जो है x डिस्टेंस क्या कर दिए, आगे बढ़ा दिए। इस x को आगे बढ़ा देना या बोलो ऐसे कर दिए, इलोंगेट कर दिए, इलोंगेशन हो गया इसके अंदर, खींच दिए इसको। ठीक है, अब जैसे ही इसको खींच दिए ऐसे तो होगा क्या, ध्यान से सुनो। जैसे ही स्प्रिंग को हम इधर खींच दिए तो स्प्रिंग जो है इधर एक फोर्स इधर लगा दिए स्प्रिंग, तो ये स्प्रिंग जो है ए वाला, इसका ए वाला पॉइंट को ये स्प्रिंग अपनी की तरफ एक फोर्स से खींचेगा, एक खिंचाव आ जाएगा स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, और वो जो स्प्रिंग है उस फोर्स का नाम होगा टी, टेंशन होगा। इसी पॉइंट को जो है ये स्प्रिंग इधर खींचेगा, उसी तरह इस पॉइंट को स्प्रिंग जो है इस पॉइंट को, दीवार से जगा हुआ पॉइंट, इसको भी क्या करेगा, इधर खींचेगा। ठीक है, मतलब स्प्रिंग जो है हमेशा इधर इसको भी खींचेगा और इसको भी खींचेगा, हमेशा क्या करेगा, इसको यहाँ पे अपनी तरफ पुल करेगा, क्या करेगा, पुल। ठीक है ना, पुल करेगा, इसको हम खींच दिए। तब मान लो कि यही स्प्रिंग को हम क्या किए कि थोड़ा सा इसको दबा दिए, ऐसे कॉम्प्रेस कर दिए। ठीक है, कॉम्प्रेस कर दिए, यहां पे ले आए दबाकर। ठीक है, इस स्प्रिंग को जो है दबा के यहां पे ले आए, इसको जो है इतना x कॉम्प्रेस कर दिए। अब जैसे ही x कॉम्प्रेस कर दिए तो ये स्प्रिंग जो है वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, पुश करेगा, पुश करेगा। ये जो टेंशन इधर की तरफ क्रिएट करेगा, इधर की तरफ क्या करेगा, पुश, इस पॉइंट को। याद रखना कि ये जो स्प्रिंग है एक साइड में नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे इधर टेंशन का फोर्स इधर लगा था तो टेंशन का फोर्स इधर भी लगा था, तो उसी तरह इसको जो है इस पॉइंट को इधर पुश किया तो इस वाला पॉइंट को भी, ये वाला पॉइंट को भी इधर की तरफ पुश करेगा, दीवार के वाला पॉइंट को भी इधर की तरफ पुश करेगा, दोनों तरफ, इधर भी पुश करेगा और इधर भी पुश करेगा। क्लियर हुआ, पुश करेगा। ठीक है, और वो जो पुश या पुल आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा x का। ठीक है ना, जितना हम डिस्प्लेसमेंट देंगे उतना जो है उस पर स्प्रिंग फोर्स लगेगा। दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ, दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। माने जितना ज्यादा हम इसको जो है धक्का देंगे उतना ज्यादा जो है ये पुल या पुश करेगा, और दोनों तरफ करेगा। अगर हम इसको धक्का देके
स्ट्रिंग को धक्का दे दिए तो इसको बोल सकते हैं कॉम्प्रेशन। यहाँ पे क्या किए, कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेस्ड किए तो पुश किया, और एलोंगेट किए तो क्या किया, पुल किया। तो टेंशन देखो, जो स्प्रिंग के अंदर टेंशन है वो पुल भी कर रहा है, पुश भी कर रहा है स्प्रिंग। तो बताओ कि इस प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट आता है के इंटू एक्स, ठीक है ना। के इंटू क्या आता है, एक्स। जितना ज़्यादा एक्स होगा उतना ज़्यादा टेंशन होगा, ये हुक्स लॉ है, ठीक है ना। हुक्स लॉ के बारे में इलास्टिसिटी चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे। टी इक्वल टू कितना हो गया, के एक्स। ये जो टी है वो पुल भी हो सकता है और पुश भी हो सकता है। क्लियर हुआ। अच्छा, के क्या है, के क्या है, तो ध्यान से देखो, के को जो है, के को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो, या एक और नाम होता है इसका स्टिफनेस कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट। और बिल्कुल जो है, जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट ही दिया हुआ होगा। स्टिफनेस कांस्टेंट जो है ऑथर जो है फॉरेनर बुक रहेगा, जैसे एरोडोप का बुक देख लो, ठीक है, और भी फॉरेनर बुक जो भी है उसमें स्टिफनेस कांस्टेंट दिया होगा, तो समझ जाना, ठीक है। अच्छा, के का यूनिट क्या होगा, के का यूनिट क्या होगा, तो बताओ, t इज इक्वल टू के एक्स है, तो k बराबर क्या होगा, t बाई एक्स। व्हाट इज यूनिट ऑफ t, टेंशन, टेंशन इज न्यूटन, और x का होगा मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर इनवर्स। डायमेंशन क्या होगा, बिल्कुल निकाल सकते हो, k का डायमेंशन भी पूछ सकता है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, स्टिफनेस कांस्टेंट का डायमेंशन। तो k का डायमेंशन निकालने के लिए t का डायमेंशन निकालना पड़ेगा बाई x का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। बताओ कि t का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, फोर्स है एक तरह का, अपॉन लेंथ का डायमेंशन एल, एल से एल कैंसिल, और हमारे पास आ गया एम टी माइनस, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनना कि ये जो के होता है, के वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा मटेरियल का जो है बना हुआ है के, ठीक है, समझ में आया, कौन सा मटेरियल का बना हुआ है, क्लियर हुआ। चलो, जिसका के ज्यादा होगा, के इज मोर, ठीक है, तो वो स्प्रिंग हार्ड होगा, क्या होगा, और के जो है वो लेस होगा, कम होगा, तो स्प्रिंग क्या होगा, क्या होगा, थोड़ा स्मूथ होगा, ठीक है ना, सॉफ्ट होगा, समझ गया ना। अच्छा, एक चीज और, ये जो के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है नेचुरल लेंथ। कभी हम आगे चल के इलास्टिसिटी चैप्टर में इसको प्रूव कर देंगे कि नेचुरल लेंथ का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। नेचुरल लेंथ का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एल। माने जितना ज्यादा बड़ा स्प्रिंग रहेगा उसका के का वैल्यू उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और जितना छोटा स्प्रिंग रहेगा उतना ज्यादा है जो है के का वैल्यू ज्यादा होगा। क्लियर हुआ, बोलो, समझ में आया, अच्छी बात है। चलो, एक स्प्रिंग कांस्टेंट पे सवाल कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं इस पे। सवाल है कि, सवाल क्या है देखो आराम से, देखो सवाल है हमारा कि एक स्प्रिंग है ऐसे, इसके साथ सीलिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ एक एम मास का ब्लॉक जो है लटका हुआ है, एम मास का, ठीक है। अब इसको हम छोड़ दिए, रिलीज कर दिए, रिलीज छोड़ देंगे। सवाल है फाइंड द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका क्या दिया हुआ है, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग व्हेन स्प्रिंग कम एट इक्विलिब्रियम, ये सवाल है। जब स्प्रिंग जो है इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो बताओ कि स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग, छोड़ दिए इसको, तो देखो आराम से बनाते हैं, ध्यान से सुनना। होगा क्या कि जैसे ही इस स्प्रिंग को छोड़ेंगे हम, तो ग्रेविटी का फोर्स आएगा नीचे mg,
तो ये जो है गिरेगा 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 गिरेगा, और ग्रेविटी के कारण जो है ये जो है तन जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेविटी के कारण ये तन जाएगा। और होगा क्या कि कुछ देर के बाद ये रस्सी में जो है ऐसा हो जाएगा, सॉरी स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन आ जाएगा, ये अपने पोजीशन से कुछ डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, मान लो x, और इस पोजीशन पे जो है क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब किस पे लगेगा? ग्रेविटी का फोर्स mg और टेंशन का फोर्स ऊपर की तरफ t। ठीक है। और अब बताओ कि जैसे ही ये स्प्रिंग जो है ऊपर की तरफ खींचेगा तो ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, और स्प्रिंग ऊपर की तरफ पुल करेगा इसको, यहां पर ही पुल नहीं करेगा, यहां पर भी इसको पुल करेगा ऐसे टेंशन, लेकिन ये स्प्रिंग से बना हुआ है, सीलिंग से, इसको तो नीचे नहीं आ सकता है। उसी तरह इसको जब ऊपर खींचेगा तो ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है mg, तो यहाँ वाला मान लीजिए पोजीशन कितना हो गया, इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे मान लो एक एक्सटेंशन जो है नीचे आ गया है, तो बताओ कि ऊपर का लगने वाला फोर्स बराबर नीचे का फोर्स बराबर होगा, तभी ना है वो किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम पे। तो ऊपर का फोर्स जो है बराबर हो जाएगा नीचे के फोर्स का, मतलब T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। अब बताए हैं कि T इज इक्वल टू क्या होता है, k इंटू एक्स इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से एक्सटेंशन फाइंड करना था, तो mg बाई कितना हो गया, दिस इज mg बाई k। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सटेंशन। क्लियर हुआ ना? अच्छा, एक कंप्रेशन का भी सवाल कर लेते हैं। ऐसे देखो, सवाल है हमारा कि यहां पर एक ग्राउंड है, ठीक है, और ऐसे स्प्रिंग बना हुआ है, और स्प्रिंग कांस्टेंट इसका के दिया हुआ है, के इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर, और इस पे जो है 2 kg का ब्लॉक यहाँ पे लाके रख दिए, इस पे 2 kg का ब्लॉक है। अब यहाँ पर ये नेचुरल लेंथ पे अभी स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ पे। सवाल है, फाइंड द compression in a string when 2 kg mass come at equilibrium, ये सवाल है। ठीक है, बनाओ। देखो ध्यान से सुनना, जैसे ही इस 2 kg को छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा mg, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा mg, तो स्प्रिंग जो है वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। और कॉम्प्रेस होने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे था ब्लॉक पहले, ठीक है ना, अब ये ब्लॉक जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये जो है इतना दूर क्या हो गया, कॉम्प्रेस हो गया, मान लो x कॉम्प्रेस हो गया, और स्प्रिंग थोड़ा सा क्या हो गया, ऐसे दब गया। मान लो जो है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, ये दब गया कितना, x, ऐसे x दब गया। जैसे ही ये दब गया ऐसे, तो ए वाला जो इंड है इस ग्राउंड को नीचे की तरफ पुश करेगा ऐसे टेंशन T से, उसी तरह ए वाला जो है इसको भी ऊपर की तरफ टेंशन से क्या पुट करेगा, पुश करेगा ऊपर की तरफ। लेकिन ये जो चीज है यहाँ पर जो आया है, यहाँ पर वो ए वाला पोजीशन जो है इक्विलिब्रियम है। कैसा पोजीशन है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब अब ना जो ए वाला पॉइंट है नीचे आ सकता है ना ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऊपर जाना चाहेगा तो ग्रेविटी जो है लग रहा है किधर, नीचे mg, ऊपर नहीं जाने देगा, ठीक है ना। और जैसे ही mg जो है नीचे जाने के लिए प्रयास करेगा तो टेंशन ऊपर लग जाएगा, मतलब T और mg यहाँ पे क्या होगा, बराबर होगा। व्हाट इज मास, 2 × g का वैल्यू 10 रख लो तो 20 न्यूटन। कोई टेंशन पूछेगा स्प्रिंग में तो पूछेंगे 20 न्यूटन बताएंगे, मतलब यहाँ भी 20 न्यूटन का जो है इसको पुल करा है इधर, लेकिन ये नीचे नहीं जा सकता। क्लियर हुआ ना? अच्छा, अब बताओ कि T इज इक्वल टू वही क्या होता है, K इंटू एक्स होता है, इक्वल टू 20। व्हाट इज K दिया था कितना, 100 न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ पे 100 पुट कर दो, इंटू एक्स इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू 20 बाई 100 मीटर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और आंसर आ गया 0.2 मीटर। तो इसके अंदर 0.2 मीटर का क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेशन हो जाएगा छोड़ने के बाद इक्विलिब्रियम तक आने में। क्लियर हुआ? अच्छा, एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, ठीक है। देखो सवाल हमारा क्या है कि यहां पर एक इंड है ऐसे, और यहां पर एक ऐसे इंड है, ठीक है, और दो ठो स्प्रिंग जो है ऐसे, यहां पर एक m मास का ब्लॉक है और ऐसे
दो ठो स्प्रिंग, इसका लेंथ L है और ये नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ, और इसका भी लेंथ L है, ये भी क्या है, नेचुरल लेंथ पे है, और स्प्रिंग कांस्टेंट इसका भी क्या है, इसका भी क्या है, कांस्टेंट T क्या है। T इक्वल टू 0 पे जो है इसको हम क्या किए, छोड़ दिए। T इक्वल टू 0 पे क्या किए, उस m मास को क्या किए, रिलीज किए, छोड़ दिए m मास को। सवाल है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मास m when it descends by x डिस्टेंस। जब वो x डिस्टेंस नीचे आ जाएगा तब बताना है कि उस m मास के पास एक्सेलरेशन कितना होगा इसके पास, ये सवाल है। तो करते हैं सॉल्व। देखो जैसे ही m मास पे ग्रेविटेशनल का फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ, तो ये ब्लॉक आएगा नीचे, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। सवाल है कि x डिस्टेंस जब नीचे आ जाएगा तो बताना है कि कितना जो है उसके अंदर इसका पास एक्सेलरेशन था। देखो ध्यान से समझना, पहले जो है स्प्रिंग ऐसे था, अब जो है वो स्प्रिंग यहां पे m ब्लॉक आ गया, ग्रेविटी अभी की तरफ mc है नीचे की तरफ, और यहां पे स्प्रिंग में जो है स्प्रिंग कुछ ऐसा हो गया, तन गया स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या हो गया, तन गया। कुछ समय के बाद सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, जब ए जो है x डिस्टेंस कहां जाएगा, नीचे। बताओ कि जैसे ही x डिस्टेंस नीचे आ जाएगा तो स्प्रिंग तन जाएगा, लेंथ पहले l था, पहले लेंथ l था, अब कितना हो गया, अब हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, एल वी एक्स है, तो ये अंडर रूट हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब स्ट्रिंग जो है तन गया। स्ट्रिंग जैसे ही तन गया तो बताओ कि इस स्ट्रिंग जो है, ये स्प्रिंग वो अपने तरफ एक टेंशन फोर्स खींचेगा, टी पुल करेगा, और स्प्रिंग जो है दोनों सेम था, इसलिए जो है इधर भी टेंशन जो है आइडेंटिकल होने के कारण वही टेंशन टी इधर भी रहेगा। मान लो कि ए एंगल जो है थीटा है, ये भी एंगल थीटा। तो अगर एम मास के ब्लॉक का हम एबीडी बनाए, ठीक है, तो देखो एबीडी एम मास के ब्लॉक पर, देखो ये एम मास का ब्लॉक है, और इधर के टेंशन, इधर की तरफ भी टेंशन लग रहा है टी, और इधर की तरफ भी टेंशन लग रहा है टी, और नीचे की तरफ है ग्रेविटेशन फोर्स mg। ई एंगल थीटा, ई एंगल थीटा, टी का ई कॉम्पोनेंट होगा टी कॉस थीटा, और उसी तरह टी का ई कॉम्पोनेंट एक और आएगा तो 2t कॉस थीटा हो जाएगा। और बताओ कि इधर की तरफ जो है आएगा टी साइन थीटा, और इधर की तरफ आएगा टी साइन थीटा। बताओ कि टी साइन थीटा और टी साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल। और बताओ कि इक्विलिब्रियम पे नहीं है, एक्सेलरेशन अभी भी इसका किधर है, नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। हम कहाँ बोलेंगे इक्विलिब्रियम पे है, ये जो है ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे आ जाएगा तो बताना है कि इसके पास एक्सेलरेशन कितना होगा। तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मान रहे हैं अभी, नीचे की तरफ, तो बताओ यहाँ पे नीचे की तरफ एक्सेलरेशन कितना, तो बताओ कि mg बड़ा है और t 2t cos थीटा छोटा है, तभी ना ब्लॉक m ब्लॉक नीचे जा रहा है। तो बताओ कि यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो लिखेंगे कि mg माइनस 2t का cos थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बताओ कि t कितना है, t होता है m इंटू जी माइनस 2 इंटू टी, t होता है k इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा बराबर m इंटू ए। अच्छा x क्या है, x होता है हमारा एक्सटेंशन, कितना एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, कितना एक्सटेंशन हो गया। तो पहले लेंथ था l, पहले लेंथ था स्प्रिंग के पास कितना l, अब हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्सटेंशन क्या होगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ये ना एक्सटेंशन आया। मान लो कि एक स्प्रिंग था जिसके अंदर एक्सटेंशन था 10 सेंटीमीटर और हो गया 20 सेंटीमीटर, तो कितना का एक्सटेंशन आया, तो 20 माइनस 10, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ निकाल लिए, तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशन x पता चल गया। और यहाँ पर एक चीज़ और है कॉस थीटा भी निकाल सकते हो। कॉस थीटा कितना होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है
तो बेस है x और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है √L² प्लस x²। तो सारा चीज़ हम निकाल लिए, यहाँ पे निकाल दो। स्मॉल mg माइनस 2k, x के जगह पे लिखेंगे √L² प्लस x² माइनस l, ठीक है, इंटू कॉस थीटा की जगह पे लिखेंगे x अपॉन √L² प्लस x² बराबर m इंटू, हमको a निकालना था ना, तो m से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा g माइनस 2k/m इंटू x इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो बचेगा 1 माइनस ए वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा l/√L² प्लस x²। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन जब वो x डिस्टेंस नीचे आ जाएगा। तो क्लियर हुआ? चलो ठीक है, सवाल समझ में आया ना? ये था हमारा इस तरह का प्रॉब्लम। अच्छा, एक नोट पॉइंट लिखो, एक नोट पॉइंट लिखना, अच्छा सा नोट पॉइंट है। देखो सवाल आ जाता है कभी कभी कि एक स्ट्रिंग है या स्प्रिंग है, उसको कट कर दिए तो उसका एक्सेलरेशन निकालने से रिलेटेड सवाल आता है। तो सबसे पहला नोट पॉइंट ये है, मान लो कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम क्या किए, इसे कट कर दिए। जैसे ही स्ट्रिंग को कट करेंगे तो स्ट्रिंग सेलेक्ट हो जाएगा, जैसे ही स्ट्रिंग कट करेंगे वैसे ही स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने की वजह से इसका टेंशन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो सेलेक्ट होने की वजह से स्ट्रिंग कितना, टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा कट करने के बाद। तो आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग बिकम स्लैक, जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा एंड इंस्टेंटेंटली टेंशन बिकम 0, ठीक है। टेंशन तुरंत कितना हो जाएगा, उसके अंदर 0 हो जाएगा तुरंत। जैसे ही कट किए स्लैक हो जाएगा स्ट्रिंग, रस्सी टूट जाएगा, उसके अंदर कोई भी तनाव जो है 0 हो जाएगा तुरंत। अच्छा, यही काम देते हैं स्प्रिंग के अंदर। मान लो कि ऐसे जो है स्प्रिंग ऐसे, ठीक है, स्प्रिंग, और इसको हम क्या किए कि यहां पे लाके एक जो है कैंची से कट कर दिए। इसको हम यहां पे लाके कैंची से क्या किए, ऐसे कट कर दिए, ऐसे कट किए। जैसे ही कट करेंगे उसके बाद क्या होगा समझो, जैसे ही कट करेंगे तो कट करते ही इसका टेंशन कितना हो जाएगा, 0। टेंशन क्यों 0 होगा, आराम से समझना। मान लो कि यहां पर इतना दूर का हम डायग्राम बना रहे हैं, इतना दूर, यहां पे कोई मास नहीं था, मान लेते हैं कि यहां पे एक छोटा सा मास बना हुआ है टेंडिंग टुवर्ड 0, मास बहुत ही कम है। अब मास बहुत ही कम है और जैसे ही इसको हम कट किए तो होगा क्या, देखो मास बहुत कम है, मास बहुत कम है तो इनर्शिया बहुत ही कम है। इनर्शिया कितना है, टेंडिंग टुवर्ड 0, मास ही मेजर करता है इनर्शिया, तो टेंडिंग टुवर्ड 0 है इसका इनर्शिया। इनर्शिया 0 है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास। टेंशन था मान लो T, शुरुआत में टेंशन T था, बताओ कि फोर्स कितना है T और मास कितना हो गया 0, और एक्सेलरेशन जो है वो टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को। और अगर एक्सेलरेशन टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को तो बताओ फोर्स को टेंड करेगा किसको, इन्फिनिटी को। और जैसे ही कट करेंगे तो चुटकी में तुरंत जो है इसका टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तुरंत जो है मतलब इंस्टेंट टाइम में जैसे ही कट करेंगे तो स्ट्रिंग के अंदर जो है क्या हो जाएगा, तुरंत तगड़ा सा इधर का तरफ फोर्स आएगा, इंपल्सिव फोर्स आएगा और तुरंत टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही स्प्रिंग को कट करेंगे तो समझ में आया, जस्ट तुरंत कट करते ही जस्ट कटिंग द स्प्रिंग, ठीक है ना, जस्ट कटिंग द स्प्रिंग इंस्टेंटेंटली, मतलब तुरंत, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में जो है टेंशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, बहुत ही तगड़ा सा इंपल्सिव फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि इसका इनर्शिया बहुत कम है, बहुत ज्यादा। टेंशन देखो इन्फिनाइट हो गया, जैसे ही टेंशन तुरंत इन्फिनाइट हुआ तुरंत से इधर सा फोर्स लगा, रीस्टोरिंग फोर्स, तुरंत से जो है टेंशन कितना हो गया, 0 हो गया। वही काम इधर वाला होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज ए है, ध्यान से सुनना, तीसरा चीज ए है क्या, तीसरा चीज
मान लो कि यहाँ पर एक सीलिंग है और इसके साथ एक स्प्रिंग बांधा हुआ है और यहाँ पर एक एम मास का ब्लॉक बना हुआ है और उसी तरह एक और जो है यहाँ पे एक रस्सी के साथ ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, अब हम जो है रस्सी को कट किए, ऐसे स्ट्रिंग को कट किए, यहाँ पे कैंची लाए ऐसे, ठीक है ना, कैंची लाए ऐसे और कट कर दिए। कट करने से होगा क्या समझना, रस्सी को कट किए, स्ट्रिंग को कट किए, यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कट किए। जैसे ही कट किए तो होगा क्या समझो, रस्सी के अंदर फटाक सा टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो। रस्सी के अंदर फटाक सा टेंशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या इस स्प्रिंग के अंदर जो है तुरंत टेंशन जीरो होगा, ये तुमको बताना है। तो आंसर है नो। जस्ट आफ्टर द कटिंग टेंशन इन स्प्रिंग विल नॉट जीरो। जस्ट बोल रहे हैं कुछ समय के बाद जो है जीरो हो जाएगा, कुछ समय के बाद। लेकिन जस्ट काटने के बाद जो है स्प्रिंग के अंदर टेंशन जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझो। यहां पे मान लो कि जैसे ही इसको हम कट किए, जैसे ही टेंशन यहाँ पे कितना हो गया, टेंशन हो गया जीरो। जैसे ही टेंशन जीरो हो गया तो इस पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है कितना, mc। नीचे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे और ऊपर की तरफ एक टेंशन का फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर। जैसे ही इसको कट किए स्प्रिंग को, तो इस ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए ये जो टेंशन है जिम्मेवार ऊपर की तरफ, वो धीरे धीरे कम करेगा। मतलब तुरंत मैंने जैसे ही कट करेंगे तो वैसे जो है तुरंत इसको ऊपर की तरफ नहीं ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, मास बंधा हुआ है। और यहाँ पर जब मास बंधा हुआ है तो तुरंत जो है उसके अंदर टेंशन जीरो नहीं होगा। और जस्ट तुरंत अगर टेंशन जीरो नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि एम मास के अंदर जो है ये ऊपर तुरंत जो है ऊपर नहीं जा पाएगा। इसको ऊपर जाने में क्या लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, तब जो है ये ऊपर जा पाएगा। क्लियर हुआ। तो याद रखना कि जस्ट आफ्टर द कटिंग टेंशन इन स्प्रिंग विल नॉट जीरो। तुरंत जो है स्प्रिंग के अंदर टेंशन जीरो नहीं होगा। काटने के बाद 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद जो है जीरो होगा। जस्ट कटने के बाद जो है स्प्रिंग के अंदर टेंशन जीरो नहीं होगा, याद रखना। ठीक है, चलो तो इस पे एक सवाल कर लेते हैं। सवाल है हमारा कि ऐसे जो है एक एम मास का ब्लॉक है और इसके साथ एक और एम मास का ब्लॉक है। पहला सवाल ए है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। पहला सवाल है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। पहला सवाल है कि स्ट्रिंग और स्प्रिंग में पहले टेंशन बताओ। पहला सवाल ये है, बिल्कुल बना देंगे, कौन सा बड़ा बात है। देखो इसके ऊपर जो है जैसे ही एम मास पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ, जैसे ही एम मास ब्लॉक नीचे जाना चाहेगा तो रस्सी तन जाएगा और ऊपर की तरफ इसको पुल करेगा। वही टेंशन जो है इस एम मास ब्लॉक को नीचे की तरफ पुल करेगा। बताओ एम मास के ग्रेविटी का फोर्स mg लगेगा, जैसे ही mg नीचे लगेगा तो वो जो रस इसके अंदर एक्सटेंशन आ जाएगा और ये जो है x डिस्टेंस कवर कर लेगा, कुछ x डिस्टेंस कवर, उसके अंदर ऊपर की तरफ पुल करने वाला कोई टेंशन आ जाएगा t डैश, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो एम मास के पहले ब्लॉक पे टेंशन बनाते हैं। तो एम मास के ब्लॉक जो है सबसे नीचे वाला, उस पर टेंशन है t और ग्रेविटी है mg। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल m इंटू g। उसी तरह इस एम मास के अगर हम बनाना चाहते हैं तो देखो ऊपर की तरफ है टेंशन t डैश, नीचे की तरफ है कितना, नीचे की तरफ है टेंशन t और साथ ही साथ इस ग्रेविटी का फोर्स है mg। तो t डैश इज इक्वल टू है t प्लस mg। व्हाट इज t, t इज mg प्लस mg इक्वल टू कितना, 2mg। तो ऊपर की तरफ टेंशन जो लगेगा कितना होगा, 2mg लगेगा, 2mg। और ये जो टेंशन है वो किसके बराबर होता है, kx के, तो k इंटू एक्स। मतलब एम मास के ब्लॉक के पास जो एक्सटेंशन आएगा kx इक्वल टू वो कितना आएगा, 2mg बाई k। अगर पूछता सवाल में कि एक्सटेंशन बताओ स्प्रिंग में तो ही बता देते, पूछा नहीं हमको स्ट्रिंग में टेंशन और स्प्रिंग में टेंशन बताना है। तो स्प्रिंग में टेंशन हो गया 2mg और स्ट्रिंग में टेंशन हो गया mg। अगला सवाल इसी में है,
इसमें दूसरा सवाल ये है कि दूसरा सवाल ये है, इफ अ स्ट्रिंग इज कट, इफ अ स्ट्रिंग इज कट then find the tension, find the acceleration. If a string is cut, then find the acceleration of each blocks. मतलब एम मास का ये दोनों ब्लॉक जो है ना, एम मास और एम मास दोनों, इसका नाम ए है इसका नाम बी है, तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है जब स्ट्रिंग को क्या किया गया, कट किया गया। ध्यान से सुनना, ध्यान से। यहां पे फिर से जो है डायग्राम बना देते हैं, फिर से डायग्राम बनाते हैं। देखो यहां पर स्प्रिंग था, ठीक है, और यहां पर एम मास का ब्लॉक जुड़ा हुआ था, ठीक है, और ऊपर की तरफ टेंशन था टी डैश इक्वल टू 2mg। अब क्या हुआ कि यहां पे ये जो रस्सी था उसको कट कर दिया गया, रस्सी क्या किया गया, कट, ऐसे कट कर दिया गया। जैसे ही रस्सी को कट किए हम, तो इसके अंदर टेंशन तुरंत कितना हो गया, इंस्टेंटली 0 हो गया। छोटा सा तुरंत टाइम में जो है टी इक्वल टू 0 में तुरंत टेंशन कितना हो गया, रस्सी के अंदर 0। अगर यहाँ टेंशन 0 तो यहाँ पे टेंशन कितना हो गया, 0। बताओ इस पे टेंशन 0 हो गया और इस एम मास पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है किधर, mg नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, नीचे की तरफ mg है, तो एम ब्लॉक जो है ए वाला, इसका नाम ए था, इसका नाम क्या था, बी। तो ई स्मॉल ब्लॉक बी जो है वो जी से क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा। तो बी के पास जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आया, जी आया, मतलब फ्री फॉल करेगा नीचे की तरफ। लेकिन ए के पास एक्सेलरेशन बताना है, तो ए के पास एक्सेलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स है कितना, 2mg, और नीचे की तरफ फोर्स है कितना, इस ग्रेविटी का फोर्स लगेगा इस पे mg का फोर्स नीचे, और टेंशन कितना हो गया, 0। नीचे की तरफ फोर्स है mg और टेंशन कितना है नीचे की तरफ टेंशन है 0। बताओ कि ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, नीचे वाला फोर्स क्या है, छोटा है, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन आएगा, एक एक्सेलरेशन आएगा कितना, ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बताओ कि ऊपर का फोर्स कितना है, 2mg माइनस नीचे का फोर्स है mg इक्वल टू मास m इंटू एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ a का। बताओ कितना हो गया एक्सेलरेशन a का, एक्सेलरेशन आ गया mg बाई m से m कैंसिल, और एक्सेलरेशन a का आ गया ऊपर की तरफ g, ऊपर की तरफ। मतलब a ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ g एक्सेलरेशन से जाएगा, ठीक है, g एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। समझ में आया ना, जस्ट कट किए हैं तब, जस्ट कट किए हैं तब जो है ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन हुआ कितना, g के बराबर। a के पास एक्सेलरेशन हुआ ऊपर की तरफ g, और b के पास एक्सेलरेशन हुआ नीचे की तरफ g। क्लियर हुआ, बोलो, समझ में आया ना। अच्छा, ऐसे ही एक और देखो यहां पर, जैसे मान लो कि सवाल है ऐसे, यहां पर स्ट्रिंग है और यहां पर एक m मास का ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक, और यहां पर एक 2m मास का ब्लॉक है, 2m मास का। सवाल ए है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है k, फाइंड, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, फाइंड टेंशन इन a spring and a string, a spring and a string। फाइंड द टेंशन इन a spring and a strings। बताओ, तो बहुत आसान, पहला सवाल तो बहुत आसान है। यहां पे इस 2m मास पे पहले स्प्रिंग का बनाते हैं, इस 2m मास पे ग्रेविटी का फोर्स लगेगा कितना, 2mg नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग तन जाएगा, इस पे 2mg नीचे की तरफ लगेगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, तन जाएगा, तो ऊपर की तरफ एक पुल करेगा किसी न किसी टेंशन से, ठीक है, और वो जो पुल करेगा उसी तरह ये जो स्प्रिंग है इस m मास को नीचे की तरफ पुल करेगा, वही टेंशन से बताए थे।
बताओ ऊपर की तरफ जो टेंशन होगा T, उसके कारण ए जो है 2m ब्लॉक और कुछ नीचे डिस्टेंस x डिस्टेंस नीचे आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे। तो बताओ कि ऊपर की तरफ जो टेंशन आया T वो किसके बराबर होगा 2mg के, और 2mg किसके बराबर होना चाहिए k इंटू एक्स के। कोई पूछ दे कि स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन कितना होगा तो हो जाएगा 2mg बाई के। क्लियर हुआ? अच्छा 2mg बाई के हो गया। उसी तरह इस m मास के ब्लॉक का एबीडी बनाते हैं। ये किसका था? b का। एक a जो है इस पे ग्रेविटी का फोर्स है mg नीचे की तरफ, और एक नीचे की तरफ टेंशन भी है। देखो मान लो ऊपर की तरफ एक टेंशन आया टी डैश, ठीक है, टी डैश आया ऊपर की तरफ टेंशन। एक टी डैश जो है वो बराबर होगा किसका? टी डैश इक्वल टू किसके बराबर होगा? टी प्लस एम जी। बताओ टी डैश इक्वल टू व्हाट इज टी? टी इज 2mg प्लस mg, तो टी डैश इक्वल टू हो जाएगा 3mg। ठीक है, मतलब इसके अंदर टेंशन आ गया 3mg। क्लियर हुआ? अच्छा, दोनों के अंदर टेंशन है उस स्प्रिंग के अंदर, और स्प्रिंग के अंदर टेंशन हम निकाल लिए। लास्ट सवाल है इसमें कि बताओ इफ a spring is cut then find the acceleration of sorry spring लिख दिया string। if a string is cut then find the acceleration of a spring block A and block B। ठीक है, ये बताओ सेकेंड सवाल, स्ट्रिंग को कट किए तो बताना है ब्लॉक ए का और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना होगा। आराम से बताते हैं, फिर से इसको जो है थोड़ा सा फिर से हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है ना, देखो यहां पर ऐसे जो हम स्प्रिंग बनाए, ऊपर की तरफ स्ट्रिंग था, सॉरी ऊपर वाला पहले स्ट्रिंग था ऐसे, और यहां पर था m मास का ब्लॉक, और इसके साथ जो है एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ था 2m मास का। अच्छी बात है, इस पे 2mg लगा था नीचे की तरफ, ऊपर आया था टेंशन T। ठीक है, उसी तरह इधर की तरफ टेंशन आया था T, और ऊपर आया था कितना T डैश इक्वल टू कितना 3mg। अब हुआ क्या कि स्ट्रिंग को कट कर दिया गया, और इस m पे लग रहा था mg का फोर्स नीचे। स्ट्रिंग को जैसे ही हम कट करेंगे, मान लो कैंची से ऐसे कट कर दिए, ऐसे जैसे ही कट करेंगे तो टी डैश जो है बिकम कितना हो जाएगा 0। ऊपर वाला जैसे ही जो है कट किए तो उसका स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना हो जाएगा, तुरंत 0 होगा इंस्टेंटली। लेकिन बताओ कि स्ट्रिंग के अंदर कट करने से क्या स्प्रिंग के अंदर टेंशन 0 होगा? नहीं, जस्ट करने से जो है टेंशन 0 नहीं होगा। हम बताए थे कि टेंशन 0 होगा लेकिन कुछ समय के बाद। ठीक है, तो बताओ कि m मास के ब्लॉक जो है इसके पास एक्सेलरेशन कितना होगा? ये था हमारा b था। तो बताओ कि नीचे की तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा mg है, नीचे की तरफ mg है। ठीक है ना, नीचे की तरफ कितना है mg, और ऊपर की तरफ जो है टेंशन t डैश, उसका वैल्यू कितना हो गया 0, और नीचे की तरफ एक और टेंशन है t, नीचे की तरफ एक और टेंशन है t। बताओ कि नीचे की तरफ जो टेंशन है ए वाला t, नीचे की तरफ जो पुल कर रहा है स्प्रिंग, ये जो पुल करने वाला जो टेंशन है वो t है नीचे की तरफ, और इसका वैल्यू कितना है 2mg। बताओ नीचे की तरफ जो है नेट फोर्स कितना हो गया 3mg, नीचे की तरफ इस m मास के ब्लॉक के पास, a के पास नीचे की तरफ mg और 2mg, नीचे 3mg हो गया, बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास से मास कैंसिल, और एक्सेलरेशन इक्वल हो गया कितना 3g। मतलब m ब्लॉक जो है a ब्लॉक और 3g एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ गिरेगा जब स्ट्रिंग को कट करेंगे तब। अच्छा 2m ब्लॉक पे देखते हैं। 2m ब्लॉक पे जो है जस्ट कट करने के बाद जो है कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, जस्ट करने के बाद जो है कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला। बताओ ऊपर की तरफ टेंशन अभी भी कितना होगा T ही होगा, दिस इज 2mg, और नीचे की तरफ कितना है, नीचे की तरफ है 2mg। बताओ नीचे की तरफ जितना फोर्स है उतना ही ऊपर की तरफ फोर्स है, तो B का एक्सेलरेशन शुरुआत में कितना होगा, जस्ट कट करने के बाद 0 होगा। जस्ट कट करने के बाद जो है एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब 2m ब्लॉक वहीं के वहीं रुका रहेगा। लेकिन कुछ समय के बाद जो है जैसे ही इसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, स्प्रिंग जो है, और स्प्रिंग के अंदर टेंशन ये वाला घटेगा घटेगा घटेगा, सॉरी ये टेंशन, ये वाला जो टेंशन है
ये वाला घटेगा 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 और पुश करने वाला टेंशन बढ़ेगा। ठीक है, पुश करने वाला टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा। पहले थोड़ा सा इसको समझा देते हैं। देखो यहाँ पे टेंशन स्प्रिंग दब रहा है दब रहा है दब रहा है दब रहा है, दबते 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 जैसे ही दबेगा, दबने के बाद एक निश्चित एक्सटेंशन कंप्रेशन के बाद ए वाला इंड जो है इस एम मास 2m मास के ब्लॉक को नीचे की तरफ पुल करेगा, पुश करेगा, और इस m मास के ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश करेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक 2g से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ऊपर जो है एक निश्चित कंप्रेशन के बाद जो वो पुश करेगा ना, क्योंकि b के पास तो एक्सेलरेशन शुरुआत में 0 था। कुछ समय के बाद क्या होगा कि इस जो है पुश करेगा तो ये 2m ब्लॉक जो है फाइनली बहुत हाई स्पीड के साथ नीचे की तरफ जाएगा और m ब्लॉक जो है ऊपर की तरफ जाएगा कुछ समय के बाद। लेकिन शुरुआत में जस्ट कट करने के बाद जो है b का एक्सेलरेशन 0 होगा। तो हमारे सवाल में पूछा था जस्ट करने के बाद, तो इस तरीके से जो है हम कट करने वाले प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।